जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीडीपी का 30 क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सही एनालिसिस भी करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, बाल विकास के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ए विकास केवल शारीरिक वृद्धि का नाम है। नहीं, विकास केवल शारीरिक वृद्धि का नाम नहीं है। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, विकास एक निश्चित उम्र के बाद पूरी तरह रुक जाती है। नहीं, विकास जो है वो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, ना कि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देखेंगे तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होता है। बात सही है। अगर आप देखें, कोई बच्चा है, दोनों बच्चा है, ये दोनों मान लीजिए 10 साल का है और ये भी 10 साल का है, देखेंगे कि दोनों का विकास अलग अलग होता है, ना कि एक जैसा होगा। तो वही बोल रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होते हैं। एक जैसा परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। बाल विकास केवल लंबाई और वजन बढ़ना नहीं होता। मतलब विकास सिर्फ लंबाई और वजन बढ़ना को विकास नहीं कहते। इसमें शारीरिक विकास होनी चाहिए, मतलब शरीर का विकास होना चाहिए, संज्ञानात्मक का विकास होना चाहिए, भाषाई का विकास होना चाहिए, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हर बच्चे की गति अलग अलग हो सकती है। जैसा कि आपको हमने बताया कि मान लीजिए 10 साल का बच्चा जो आप लोगों ने देखा, दो बच्चे, उनका जो वृद्धि आपका विकास जो है सो अलग अलग लेवल का होता है। कोई किसी को पढ़ाएंगे तो जल्दी आसानी से सीख लेता है, दूसरा कोई वही सेम एज का बच्चा को अगर कुछ सिखाने का कोशिश करेंगे तो वो धीरे से मतलब सीखता है। तो एक जैसा सीखने का प्रक्रिया नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि सभी बच्चों में अलग अलग विकास होने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि विकास और अधिगम के संबंध को सबसे सही रूप से कौन सा विकल्प बताता है। विकास और अधिगम को जो उसका जो संबंध है वो सबसे अच्छा कौन सा विकल्प में बता रहा है। तो ऑप्शन ये देखेंगे, दोनों पूरी तरह अलग प्रक्रिया है। नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। ऑप्शन बी देखेंगे, अधिगम का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी देखेंगे कि विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही, एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका व्याख्या देखेंगे कि बच्चे का विकास उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है और नए अनुभवों से होने वाले अधिगम भी उसके विकास को प्रभावित करता है। इसलिए दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या नहीं देख सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। एक कक्षा में दो बच्चे की आयु समान है, लेकिन उनकी सीखने की गति अलग अलग है। शिक्षक का सबसे उचित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि दो लड़का है, दोनों सेम एज का है, मान लीजिए ये 15 साल का है, ये भी 15 साल का है। दोनों का सीखने का जो गति है वो अलग अलग है। मतलब ये जल्दी सीख जाता है कोई भी चीज़, कोई भी एक शिक्षक क्लास में कोई भी चीज़ को पढ़ाता है तो ये जो लड़का है वो जल्दी सीख जाता है, और यही एक लड़का है जो धीरे से सीखता है, मतलब बहुत बार देखता है उसके बाद सीखता है। मतलब ये तुरंत सीख जाता है, ये धीरे धीरे सीखता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए या उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ये क्या है कि दोनों से बिल्कुल समान गति की अपेक्षा करना चाहिए। नहीं, क्योंकि हम लोग विकास देखें ये पहला क्वेश्चन में कि विकास जो है सो विभिन्न प्रक्रिया है, दोनों किसी में भी सेम जैसा नहीं होगा। 2 बच्चा हो, 5 बच्चा हो, 500 बच्चा हो, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। कोई तुरंत सीख जाता है, कोई 2-3 बार पढ़ने के बाद सीखता है, कोई 10 बार पढ़ने के बाद सीखता है, कोई 50 बार पढ़ने के बाद सीखता है। तो दोनों यह बच्चों में जो विकास की कोई भी लर्निंग अधिगम की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो
प्रोसेस होती है, किसी में जल्दी होती है, किसी में कम होती है। तो दोनों से बिल्कुल समान गति की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धीमी बच्चों को कमज़ोर मानना चाहिए? नहीं। धीमी गति जो सीखता है, मतलब धीरे धीरे सीखता है, उसको कमज़ोर नहीं मान सकते। ऑप्शन सी, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। बात सही है, क्योंकि विकास सभी व्यक्ति में एक जैसा विकास नहीं होता, अलग अलग होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि हर बच्चे की क्षमता पूर्व अनुभव, मतलब पहले वाले अनुभव से रुचि कोई अच्छा से सीखता है, उसको मन लगता है तो उसका अच्छा, जो जिसका वैसा व्यक्ति जिसका रुचि मतलब मन लगता है पढ़ने में, वो जल्दी सीख जाता है। भाषा, वातावरण और सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। बात सही है। इसलिए शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसे किसी दोनों बच्चों को पीट देना चाहिए या तुलना करना चाहिए कि देखो ये फलना इतना जल्दी सीख गया, तुम नहीं सीख पाया। नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो उसको देखना पड़ेगा, उसको सम्मान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आंसर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल अनुवांशिक जिम्मेदार, अनुवांशिक बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। केवल वातावरण जिम्मेदार, वातावरण मतलब बच्चे को जिस वातावरण में रखेंगे उस तरह सीखेगा। कोई बच्चा को अच्छे वातावरण में रखे तो अच्छा चीज़ सीखेगा, कोई बच्चे को बुरा वातावरण में रखे, गाली गलौज वाले वातावरण में रखे तो वो गाली गलौज सीखेगा। तो केवल वातावरण और केवल अनुवांशिक जिम्मेदार नहीं होता है। तो क्या होता है जिम्मेदार? तो अनुवांशिक और वातावरण दोनों की जो भूमिका होती है, दोनों जिम्मेदार होते हैं, सिर्फ कोई एक नहीं जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसका देखिए क्या है व्याख्या। बालक के विकास में अनुवांशिक संभावनाओं को प्रभावित करती है, जबकि परिवार, विद्यालय, सामाजिक वातावरण और अनुभव उन संभावनाओं के विकास को प्रभावित करती है। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक बच्चों को केवल उत्तर याद करवाने के बजाय उनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने ऐसा क्यों सोचा, या किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देता है। मान लीजिए कोई बच्चा, एक शिक्षक है और दो बच्चा है, या एक ही बच्चा है मान लेते, इसने कोई चीज़ सीखा, मान लीजिए 5 + 3 को सिखाया एक शिक्षक ने, तो ये 8, 5 + 3 8 होता है। तो इस बच्चे से एक शिक्षक पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो बताएगा ना कि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो क्यों करते हैं? तो रट कर सीखना, रट कर तो कभी नहीं सीखना है, रटना ही नहीं है, चिंतन और तर्क होता है। इसको सोचने से मजबूर करेंगे कि 5 + 3 8 कैसे हुआ, तो ये बताएगा ना कि जोड़ने के बाद होता है, यानी कि तर्क किया, चिंतन किया। तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। क्यों और कैसे जैसे प्रश्न बच्चों को सोचने, तर्क करने और अपने विचार प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑप्शन आपका समझ में आ गया कौन सा सही था? ऑप्शन बी सही था। अब क्वेश्चन छठा की ओर चलेंगे। पियाजे के अनुसार लगभग 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? पियाजे हैं, उन्होंने बहुत सारी अवस्थाएं दी हैं, तो 7 से 11 वाली अवस्था को क्या कहेंगे? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक प्रक्रिया संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्यों होगा इसके बारे में देखते हैं। पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सामान्यतः लगभग 7 से 11 वर्ष की होती है। इस दौरान बच्चे ठोस वस्तुओं और वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े तार्किक कार्यों को
बेहतर समझने लगते हैं। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन, कक्षा 3 के बच्चों को भिन्न समझाने के लिए शिक्षक कागज की रोटी या वृत्त, मतलब भिन्न सिखा रहे हैं एक शिक्षक एक बच्चों को, तो क्या करेंगे, एक कागज, गोला आकार का कागज को लेंगे, को बराबर भागों में, मतलब बराबर भागों में बांटता है। यह तरीका क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि देखिए, कोई भी बच्चा हो या कोई भी छात्र हो जो सीखता है, उसके सामने कुछ दिखता है, उससे वो जल्दी सीखता है। उस बच्चे को करके सिखाने में वो जल्दी सीखता है, कोई भी चीज़ हो। तो क्योंकि ठोस अनुभव से मूर्त मतलब ये देखेगा कि अच्छा गोल है, उसको बराबर बराबर भागों में बांटा तो 2 बराबर भाग में बट गया, तो सोचने लगता है, मूर्त अवधारणा कंसेप्ट समझने लगता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठोस अनुभव से मूर्त अवधारणा समझने में सहायता मिलती है। इसका देखेंगे व्याख्या। छोटे बच्चों के लिए ठोस वस्तु, चित्र, प्रतीक की ओर बढ़ना समझ को आसान बनाता है। कोई भी चीज़ को हम समझाएंगे विदाउट चित्र या कुछ ऐसा उसके सामने जो नहीं रहे तो कम सीखता है, लेकिन वही उसको उसके सामने चित्र बना दे या कुछ वैसा चीज़ बताए या प्रतीक कोई चिन्ह दिखाए जिससे वो समझने में आसानी होती है उसे, और वास्तविक वस्तु से आधा चौथाई जैसे अवधारणा अधिक स्पष्ट हो जाता है। रीड में देखेंगे क्वेश्चन 8, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने की किसका विशेष महत्व है? तो क्या है, केवल व्यक्तिगत अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल रहेगा वो लगभग ना चांस रहता है सीडीपी में, केवल परीक्षा नहीं, केवल पाठ याद करना, याद तो बिल्कुल नहीं करना होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोस्की ने सीखने में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका मानी। शिक्षक, माता पिता और साथी बच्चे के सीखने में सहयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा किसी गणितीय समस्या को अकेले हल नहीं कर पा रहा है, लेकिन शिक्षक के संकेत देने पर उसे हल कर लेता है। यह उदाहरण किस अवधारणा से अधिक संबंधित है? कोई बच्चा है, वो कोई भी चीज़ को जैसे जोड़ ले लेते हैं, इसे जोड़ता है तो उसे नहीं समझ में आता है, तो शिक्षक क्या कहते हैं, इसे अच्छे से सिखाते हैं कि देखो बाबू, 5 को 5 से जोड़ेंगे तो 10 आता है, 10 को 0 लिखेंगे और 1 आपका बच जाएगा, 4 3 7 होता है और 1 8 होता है। तो धीरे धीरे बच्चों को सिखाने में समर्थ हो जाते हैं। उसके बाद जब सीख जाता है बच्चा, तो क्या करते हैं, शिक्षक खुद ये सब बता देते होंगे, अगला क्वेश्चन देते हैं तो खुद कर लेता है। तो वही बोल रहे हैं कि सीखने में अगर शिक्षक सहायता देते हैं कुछ समय के लिए, तो किससे संबंधित है? तो ये उदाहरण किससे संबंधित है, कौन से कंसेप्ट से संबंधित है? तो इसको कहते हैं ZPD। तो ZPD क्या होता है, चलिए देखते हैं। ZPD एक वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाता है, लेकिन उचित सहायता मिलने पर कर लेता है। तो सहायता कौन देगा? या तो उसके शिक्षक देंगे, या उसके गार्जियन देंगे, या उससे बड़े जो उसके बारे में वो कौन कंसेप्ट के बारे में जो जानते हैं वो देंगे, इन्हें थोड़ा बहुत समझा देते हैं तो बच्चा खुद करने में समर्थ हो जाता है। तो ZPD उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक शुरुआत में बच्चे को किसी कार्य के लिए अधिक सहायता देता है और बच्चे के सक्षम होने पर सहायता धीरे धीरे कम कर देता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उसके फोल्डिंग। ये होता है कि शिक्षक बच्चों को अस्थायी सहारा देता है। जैसे जैसे बच्चा स्वयं कार्य करने में सक्षम होता है, शिक्षक सहायता कम कर देता है। NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की संरचना किस रूप में पुनर्गठित की गई है? तो कौन से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5+3+3+4।
तो इसका व्याख्या देखते हैं। NEP 2020 में विद्यालय शिक्षा को 5+3+3+4 संरचना में व्यवस्थित किया गया है, जिसे बोलते हैं फाउंडेशनल, प्री, पेरिटरी और मिडिल और सेकेंडरी स्टेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। NEP 2020 में फाउंडेशनल स्टेज के लिए किस प्रकार से के अधिगम पर विशेष जोर दिया जाता है? तो NEP 2020 में खेल और गतिविधि आधारित अधिगम पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। खेल करके सीखना होता है, गतिविधि आधारित अधिगम बेस्ड आपको सीखना होता है किसमें? NEP 2020 में। देखिए, फाउंडेशनल स्टेज में छोटे बच्चों के लिए खेल, गतिविधि, अनुभव और बाल केंद्रित अधिगम को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा और विकास के अनुरूप है। तो आपके सामने एक वर्ड आया है बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित क्या होता है? तो बाल केंद्रित होता है जिससे बच्चा फ्रीडम से क्वेश्चन पूछ सकता है या बच्चा खुद से करके सीखता है, उसे बाल केंद्रित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, NCFFS मुख्य रूप से किस चरण से संबंधित है? ऑप्शन ए फाउंडेशनल स्टेज, ऑप्शन बी केवल सेकेंडरी स्टेज, और केवल सी में है केवल हायर एजुकेशन में, और ऑप्शन डी है केवल शिक्षक प्रशिक्षण में। तो ये आपका NCFFS मुख्य रूप से आपका ऑप्शन ए फाउंडेशनल स्टेज, ये इसी का चरण है, यानी कि इसमें रखा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। NCFFS 2020 का संबंध फाउंडेशनल स्टेज से है। इसमें छोटे बच्चों के सीखने को विकासात्मक रूप से उपयुक्त खेल गतिविधि आधारित बनाने पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे उपयुक्त रूप से क्या है? तो ऑप्शन सी देखेंगे तो मार्गदर्शक, सीखने की परिस्थितियां बनाने वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है, शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है, प्रश्न पूछने और अनुभव से सीखने के अवसर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक बच्चों को एक ही प्रश्न हल करने के कई तरीके खोजने के लिए कहता है या किसे बढ़ावा देता है? मतलब एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का बताया जाता है। तो केवल रटने का नहीं, रटेंगे तो सिर्फ एक ही जो रटेंगे वही ना हम लोग आंसर करेंगे, लेकिन हमको अलग अलग तरीके से खोजने का। तो रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोचेंगे उसके बारे में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए व्याख्या क्या है, एक समस्या के अनेक समाधान खोजने से बच्चों में रचनात्मक तर्क और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। तो अगला क्वेश्चन, एक बच्चा चित्र बनाकर बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त करता है, जबकि दूसरा बच्चा मौखिक रूप से बेहतर समझाता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे शिक्षक? तो बच्चों की अलग अलग क्षमताओं को अवसर देना चाहिए, ना कि डांट देना चाहिए। अलग अलग बच्चों को अलग अलग अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में क्षमताओं और अभिव्यक्ति के तरीकों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। प्रभावी शिक्षक विभिन्न तरीकों से बच्चों को अपनी समझ प्रदर्शित करने का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे की सीखने की कठिनाई देखकर शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है, सीखने में कठिनाई हो रही है, तो शिक्षक सबसे पहले पूछेगा उस बच्चे से कि समस्या कहाँ है इन लोगों को। तो वो सोचेगा कि समस्या के कारण का पता लगाएगा शिक्षक की, क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या रीज़न है। या तो
पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर बहुत तरीके से शिक्षक सोच सकते हैं। तो समस्या के कारण का पता लगाना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सीखने में कठिनाई के पीछे पूर्व ज्ञान, भाषा शिक्षण पद्धति, ध्यान, अभ्यास या अन्य कारण हो सकते हैं, इसलिए पहले कठिनाइयों को समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा एक मूल उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का एक मूल उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में उचित सहयोग के साथ शामिल करना। ऐसा नहीं कि किसी के साथ किसी को सहयोग ना करे, किसी को करे। तो जिसको मतलब कोई बच्चा है, 2 बच्चा है, तो इसको किस तरीके से दिक्कत हो रही उसके अकॉर्डिंग आप इसे समझाएं। दूसरा बच्चा को किस तरीके से दिक्कत हो रही उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का कोशिश करें, ना कि एक क्लास में पढ़ाते जाए। जो बच्चा नहीं सीख रहा है और जो बच्चा सीख रहा है वो दोनों एक ही क्लास में बैठे, नहीं, ये गलत हो जाता है। तो शिक्षक का एक फ़र्ज़ बनता है, जो बच्चा सीख नहीं रहा है तो उसे पूछना चाहिए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, या उसको खुद ये एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों इसको दिक्कत हो रही है, क्या रीज़न है। वही बोल रहा है कि सभी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में उचित सहयोग होना चाहिए, ना कि एक जैसा पढ़ा देना। तो जितने भी क्लासरूम में उससे अलग अलग सहयोग हो सकता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में विविध क्षमताओं और आवश्यकताओं वाले बच्चों को साथ सीखने के अवसर दिए जाते हैं तथा आवश्यक सहयोग अनुकूलन किया जाता है। 19 क्वेश्चन नंबर, कक्षा में किसी बच्चे को उसकी जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति या क्षमता के आधार पर कम अवसर देना किस सिद्धांत के विरुद्ध है? तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समानता एवं समावेशन। समानता मतलब सभी को एक जैसा होता है, समानता मतलब, तो ये उल्लंघन हो रहा है इसके। शिक्षा में प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और भागीदारी मिलनी चाहिए। किसी सामाजिक या व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर भेदभाव समतामूलक शिक्षा के विरोध है। क्वेश्चन 20 देखिए, यदि बच्चा किसी विषय को इसलिए सीखता है क्योंकि उसे उस विषय में वास्तविक रुचि और आनंद मिलता है, तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? अभिप्रेरणा किस तरीके से है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, आंतरिक, अंदर से उसे खुशी मिलता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सीख रहा है, उसे अच्छा लगता है, रुचि और आनंद मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जब सीखने की प्रेरणा बच्चों की अपनी रुचि, जिज्ञासा और संतुष्टि से आती है, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों को केवल सही उत्तर बताने के बजाय उनकी गलतियों का विश्लेषण करता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? एक शिक्षक है जो बच्चे जो गलती कर रहे हैं तो उसका विश्लेषण भी कर रहा है, एनालिसिस भी कर रहा है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, ना कि एक शिक्षक है और बच्चे को मान लीजिए 5 कोई भी चीज़ मान लीजिए जोड़ दे दिए कि 5 + 4 कितना होता है, तो 9 होता है, तो उसे साइन कर देंगे। नहीं, अगर कोई शिक्षक है वो ये ऐसा कर रहा है 5 + 4 = 8, तो शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि 8 क्यों कर रहा है, तो उस गलतियों को विश्लेषण करता है कि क्या ये बच्चा सीखने में कहाँ चूक रह गया। तो क्या कहता है कि सीखने में गलतियों को विश्लेषण करता है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है ना, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक बच्चे की सोच और गलत अवधारणा समझ लेता है कि कहाँ ये गलती किया और क्या सोच रहा है। तो ये आपका शिक्षक ये सभी सोच और गलत अवधारणा समझ लेता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। बच्चे की गलती उसकी सोचने की प्रक्रिया और गलत अवधारणा के बारे में जानकारी देती है, इसलिए गलती को सीखने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा सकता है। तो ऐसा ना सोचे कि गलती हो रही है तो बहुत गलत है, नहीं, गलती होती है मतलब आपको सीखने का अवसर मिल रहा है कि कहाँ गलती हुई, वो सोचने का अवसर मिल रहा है। तो गलती होना ये गलत नहीं है, ये एक तरह से सही भी देखा जाए तो है, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि कहाँ गलती होता है, उसके बारे में एनालिसिस कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन, निर्माणात्मक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? तो होता है आपका सीखने के दौरान कठिनाइयों की पहचान करके सुधार करना। मतलब जो भी आप सीख रहे हैं, अगर कुछ गलती हो रही है तो उसे सुधार करें कि कैसे गलती हुआ, अब से कैसे नहीं होगा गलती, तो सुधार करना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान किया जाता है। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा कहाँ तक समझा और कहाँ अतिरिक्त सहायता चाहिए। मतलब कहाँ तक समझा और कहाँ नहीं समझ पा रहा है, उससे हम कहाँ उसे समझाएं। मतलब अतिरिक्त मतलब उससे अधिक सहायता चाहिए, कहाँ उसे कम सहायता चाहिए। तो ये आपका शिक्षक फॉर्मेटिव असेसमेंट से पता कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में निम्न में से कौन सी क्षमता उच्च स्तर की सोच से अधिक संबंधित है? ऑप्शन ए याद करना, ऑप्शन बी पहचानना, ऑप्शन सी सृजन करना और ऑप्शन डी दोहराना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सृजन करना। इसके बारे में देखते हैं। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज हो जाएगा, इवेलुएट हो जाएगा, क्रिएट का कर्म दिया जाता है। इसमें क्रिएट उच्च स्तर की संज्ञानात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पूछता है, यदि तुम्हें गांव में पानी बचाने की योजना बनानी हो तो तुम क्या करोगे? यह प्रश्न मुख्यतः किस क्षमता को बढ़ावा देता है? तो केवल तो होगा नहीं, केवल स्मरण ये गलत हो जाएगा। अनुभव, अनुप्रयोग एवं सृजनात्मक चिंतन ये हो जाएगा। ये बताएगा कि गांव में पानी की दिक्कत हो रही है तो योजना बनाएगा कि कैसे दिक्कत हो रही है, क्या ऐसे कैसे ठीक किया जा सकता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो ये आपको सोचता है, सृजनात्मक चिंतन करेगा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। यह प्रश्न बच्चों को वास्तविक परिस्थिति में अपने ज्ञान का अनुप्रयोग करने और अपनी योजना सृजित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा में किसी अवधारणा को अच्छी तरह समझाता है, लेकिन विद्यालय की भाषा में उसे व्यक्त करने में कठिनाई होती है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी भाषाई पृष्ठभूमि को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। आपका उसकी भाषाई पृष्ठभूमि को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे की भाषा उसके पूर्व अनुभव और ज्ञान का हिस्सा है। शिक्षक आवश्यकता के अनुसार मातृभाषा ज्ञात भाषा का सहारा लेकर नई भाषा और अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी।